फ्रेंड्स, आज की कहानी है अपने से 15 साल बड़े जीजा से विवाह कर ले, जो 2 बच्चों का पिता भी है। भाग 4। गीतिका ने जब अपनी बेटी बबीता को थप्पड़ मारा तो विकास ने आव देखा न था गीतिका को भी थप्पड़ मार दिया और उसे कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों पर हाथ उठाने की। गीतिका विकास को देखती रह जाती है। उसे विकास से ऐसे व्यवहार की कतई उम्मीद नहीं थी। गीतिका चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और सोचने लगती है, मैंने इन बच्चों की खातिर अपने भविष्य का गला घोट दिया। इतने प्यार से इनकी परवरिश की, क्या मेरा इन पर इतना भी हक नहीं है? मैंने क्या गलत किया? बबीता की गलती पर से एक थप्पड़ ही तो मारा था। अगर आज दीदी जिंदा होती तो क्या वह बबीता को ऐसी बदतमीजी करने देती? वे भी तो बबीता को डांटती, तब भी क्या विकास उसे भी थप्पड़ मार देते? नहीं, दीदी उनकी माँ थी और वह उसके बच्चे। वह तो उनकी सौतेली माँ है। बच्चों के इतने प्यार से देखभाल करने के बाद भी सब उसे यही तो कह रहे थे कि वह उनकी सौतेली माँ है। गीतिका को आज पहली बार अपने फैसले पर दुख हो रहा था। गीतिका के मन में यह बात बैठ गई कि वह इन बच्चों की माँ कभी नहीं बन सकती, चाहे वह कुछ भी कर ले। उसकी इस घर में एक नौकरानी से ज्यादा कोई इज्जत नहीं है। धीरे धीरे गीतिका के मन में ये बातें गहरी बैठती गई। वह अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। कोई उसे ठीक से बात नहीं करता। बच्चे तो अब उसके पास आते ही नहीं थे, अपने दादा दादी के पास ही रहते थे। गीतिका फिर भी सारी जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश कर रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि किससे अपने दिल की बात कहे, कौन उसे समझेगा। ऐसे में से समीर की याद आ जाती और फिर अपराध बोझ से घिर जाती कि उसने उसके साथ अन्याय किया था, उसी की सजा उसे मिल रही है। ये सारी बातें गीतिका को बेचैन कर रही थी। गीतिका बाहर से तो सामान्य दिख रही थी, पर अंदर से वह टूटती जा रही थी। उसे अब यह एहसास होने लगा था कि वह बिल्कुल अकेली है। ये सारी बातें उसे अंदर से दीमक की तरह चाटती गई। अब उसका किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। कभी गैस पर दूध रखकर कहीं खो जाती, दूध पूरा उबलकर फैल जाता। कभी सब्जी रखकर भूल जाती और जब जलने की बदबू आती तब उसे होश आता। धीरे धीरे छोटी छोटी गलतियां बड़ी होती गई। अब वह दिन भर सास ससुर की डांट खाती रहती। अब वह ज्यादातर अकेले में बैठकर शून्य को ताकती रहती। घर के बाकी सदस्यों को उसकी ऐसी हालत से कोई मतलब नहीं था। अब वह कोई काम ठीक से नहीं कर पाती तो दिन भर ताने सुनती रहती। गीतिका की हालत ऐसी हो गई थी, उसे कोई कुछ भी कह देता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह दिन भर अपने कमरे में बैठी रहती। गीतिका की ऐसी हालत होते ही घर में काम की परेशानी होने लगी, तो घर में काम के लिए पूरे समय के लिए एक नौकर रख लिया गया। वही घर का सारा काम करता। गीतिका को खाना भी वह कमरे में ही दे देता। घर के बाकी लोग तो उस कमरे में जाते भी नहीं थे। गीतिका पूरी तरह अवसाद से घिर चुकी थी और अवसाद के अंधेरे में डूबती चली जा रही थी। गीतिका पूरी तरह से मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गई। ऐसी हालत में वह एक दिन बाथरूम में गिर गई। गीतिका के सिर पर बहुत चोट आई थी, तब उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने इलाज के दौरान महसूस किया कि गीतिका मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। डॉक्टर ने विकास से इस बारे में बात की। पहले तो विकास टालने के मूड में रहा। डॉक्टर के जोर देने पर उसने गीतिका के बारे में डॉक्टर को सारी बात बता दी। तब उस डॉक्टर ने विकास को सुझाव दिया कि हालत और बिगड़े इससे पहले वह गीतिका को किसी अच्छे मनोचिकित्सक को दिखा ले, वरना बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर उस डॉक्टर ने विकास को एक मनोचिकित्सक का कार्ड दिया और कहा, अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम गीतिका को एक बार वहाँ दिखा लो। अगर तुम चाहो तो गीतिका को कुछ दिन वहाँ छोड़ भी सकते हो, वहाँ सारी व्यवस्था है। विकास गीतिका को लेकर घर वापस आ गया। उसने घर में सबको डॉक्टर द्वारा बताई गई सारी बात बता दी। सब लोग गीतिका को मनोचिकित्सक को दिखाने को राजी हो गए और विकास से बोले, रोज इसे वहाँ कौन लेकर जाएगा, तुम इसकी वहीं रहने की व्यवस्था कर देना। वैसे भी तो यह पागल सी ही है, कुछ काम भी नहीं करती, कुछ दिन के लिए से छुटकारा मिल जाएगा। गीतिका पागल नहीं थी, बल्कि मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। वह सारे लोगों की बातें सुनती रहती। सबकी बातें सुनकर उसे बहुत पीड़ा होती थी और उसकी वेदना बढ़ती जाती थी, पर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। ऐसा लगता था जैसे वह बोलना ही भूल गई हो। सब लोगों की बात सुनकर विकास भी सोचने लगा, ठीक ही है, इसे कुछ दिन वही रहने देते हैं ताकि घर में शांति रहे। फिर उसने अगले दिन मनोरोग विज्ञानिक से गीतिका के लिए समय ले लिया। विकास गीतिका को लेकर मनोरोग विज्ञानिक के वहां जाने लगा तो सब बहुत खुश थे और सोच रहे थे, चलो बला टली। पर गीतिका जाना नहीं चाहती थी। वह सोच रही थी, कोई उसे रोक लेता, उसके दिल की बात समझता,
पर घर में तो उससे किसी को कोई मतलब ही नहीं था। सब उसे छुटकारा पाना चाहते थे। ऐसे समय में गीतिका किस वेदना से गुजर रही थी, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गीतिका कई बार अपनी जीवन लीला समाप्त करने के बारे में भी सोच चुकी थी, पर उसे कभी ऐसा करने का अवसर नहीं मिला। गीतिका इस सारे झंझावलों के साथ कब मनोरोग वैज्ञानिक के वहां पहुंच गई, उसे पता ही नहीं चला। जब विकास ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए से कहा, गीतिका उतरो, हम पहुंच गए हैं, तब उसे होश आया। विकास की आवाज़ सुनकर जब गीतिका ने बाहर देखा तो वह मनोचिकित्सक के क्लिनिक के बाहर पहुंच चुके थे। गीतिका गाड़ी से उतरकर विकास के पीछे पीछे चल दी। जब वे मनोरोग वैज्ञानिक के पास पहुंचे तो मनोरोग वैज्ञानिक विकास से पूछने लगी कि इनकी ऐसी हालत कब से है, तो विकास ने उनसे झूठ बोल दिया। जब से शादी हुई है तब से ये अस्वस्थ है। पहले कुछ कम थी, घर बच्चों पर थोड़ा बहुत ध्यान दे देती थी, अब तो इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। किसी बात का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। घर में क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, मम्मी पापा कैसे हैं, इन्हें किसी बात से कोई मतलब ही नहीं रहता। पूरे दिन अपने कमरे में बैठी बस शून्य को ताकती रहती हैं। मनोरोग वैज्ञानिक उनकी बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। उसने पूछा, आपके बच्चे कितने बड़े हैं? विकास बोले, बेटी 15 साल की है और बेटा 10 साल का। मनोचिकित्सक बोली, बच्चे तो काफ़ी बड़े हैं आपके, पर इनकी उम्र को देखकर लगता नहीं इनकी 15 साल की बेटी होगी। और जब इनकी इतनी बड़ी बेटी है तो वे साथ क्यों नहीं आई? माँ बेटी तो अच्छी सहेलियाँ होती हैं। विकास बोला, हाँ, शादी जल्दी हो गई थी। उसकी बातें सुनकर गीतिका विकास को देखे जा रही थी कि विकास अपने ऊपर कोई बात ना आए इसलिए कितना झूठ बोल रहा है। गीतिका कोई पागल नहीं थी, बस घर वालों के व्यवहार से क्षुब्ध होकर अवसादग्रस्त हो गई थी। वह दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी, बस कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रही थी। वह सबके व्यवहार से पूरी तरह से बिखर चुकी थी। उसे एक ऐसे सहारे की जरूरत थी जो उसे संभाल सके, जिसे वह अपना कह सके, जो उसके दर्द को समझ सके। गीतिका के आसपास ऐसा कोई नहीं था, इसलिए वह ऐसी ही हो गई। जो लोग उसके आसपास थे सब ने अपने स्वार्थ के लिए उसे इस्तेमाल किया। जब उसने उनसे अपने दिल की बात कही तो उन्होंने एक ही झटके में उसे सौतेला बना दिया। गीतिका को अकेलेपन ने घेर लिया था, तभी तो उसकी ऐसी हालत हो गई थी। तभी तो कहते हैं, शरीर के घाव तो दिखाई देते हैं। शरीर पर लगे घावों को देखकर लोगों की संवेदना भी जागृत होती है, पर मन पर लगे घावों को कोई नहीं देख सकता। ना ही लोग उन घावों को समझने की कोशिश ही करते हैं, तो संवेदना प्रकट करने का तो सवाल ही नहीं उठता। मन पर लगे घावों से जो संवेदना पीड़ा होती है, उसे तो घाव लगने वाला मुक्त भोगी ही जान सकता है। बाकी लोगों को तो वेदना का एहसास भी नहीं होता। विकास से बात करने के बाद मनोरोग वैज्ञानिक ने गीतिका से बात करने की बहुत कोशिश की, पर गीतिका तो बस शून्य को ही ताकती रही। ऐसा लग रहा था जैसे वह बोलना ही भूल गई हो। बहुत कोशिश करने पर भी जब गीतिका कुछ नहीं बोली तो मनोरोग वैज्ञानिक ने विकास से कहा, इन्हें काफ़ी गहरा आघात लगा है, इन्हें ठीक होने में काफ़ी समय लगेगा। आप लोगों को धैर्यपूर्वक परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। फिर उन्होंने उनसे 2 दिन बाद आने के लिए कहा। विकास ने मनोरोग वैज्ञानिक से कहा, क्या ये यहाँ नहीं रह सकती हैं? मैंने सुना है आपके यहाँ इनकी तरह बीमार लोगों के रहने की व्यवस्था भी है। मनोरोग वैज्ञानिक बोली, रह सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। जब हमें यह विश्वास हो जाता है कि हमारे यहाँ रहकर वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे, हम तभी किसी को यहाँ रखते हैं। अभी तो गीतिका कुछ बोल ही नहीं रही है, इसलिए हम अभी इसे यहाँ नहीं रख सकते। फिर विकास गीतिका को घर वापस ले आया। घर पर सब सोच रहे थे शायद गीतिका वहीं रहेगी। गीतिका को विकास के साथ वापस आया देखकर गीतिका की सास बोली, इसे वापस क्यों ले आया? तब विकास ने उन्हें सारी बात बता दी और बताया परसों फिर जाना है। उसकी बात सुनकर गीतिका की सास बोली, पता नहीं इसे कब तक झेलना पड़ेगा। ऐसे बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई। 2 दिन बाद विकास फिर गीतिका को लेकर मनोरोग वैज्ञानिक डॉक्टर कुसुम के पास लेकर गया। इसी तरह उसे 1-2 बार उसे और वहां जाना पड़ा। फिर एक दिन विकास डॉक्टर कुसुम से बोला, डॉक्टर, मुझे रोज यहाँ लाने के लिए ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है, मेरा पूरा दिन बेकार हो जाता है। डॉक्टर ने कहा, यह आपकी पत्नी है और आपके बच्चों की माँ भी है। तो विकास के मुंह से अचानक निकल गया, हाँ, दूसरी माँ? डॉक्टर ने पूछा, दूसरी माँ? विकास बोला, हाँ, ये मेरी दूसरी पत्नी है। डॉक्टर शायद यही सुनना चाहती थी। उन्होंने उसी दिन से गीतिका को अपने यहाँ एक कमरे में रहने की अनुमति दे दी। उस दिन से गीतिका उन्हीं की संस्था में रहने लगी।
वहाँ उसी की तरह मानसिक रूप से अस्वस्थ कुछ और लोग भी रहते थे। आज जब विकास गीतिका को संस्था में छोड़कर घर अकेले पहुंचा तो सब लोग बहुत खुश हो गए कि चलो अब गीतिका वहीं रहेगी। गीतिका बाकी लोगों के साथ संस्था में ही रहती थी, पर अभी भी वह किसी से कोई बात नहीं करती, बस चुपचाप अकेले बैठे रहती। संस्था में काम करने वाले लोग उसका पूरा ध्यान रखते, उसे पार्क में ले जाते, बाहर घुमाने भी ले जाते, उसकी हर बात का ध्यान रखते। एक दिन जब पार्क में डॉक्टर कुसुम के बच्चे खेल रहे थे तो गीतिका ने वहां काम करने वाली सेविका से पूछा, ये किसके बच्चे हैं? तो वह बोली, डॉक्टर कुसुम के। तब गीतिका उससे बोली, मेरे भी ऐसे ही 2 बच्चे हैं। सेविका ने तुरंत डॉक्टर कुसुम को सारी बात बता दी। डॉक्टर कुसुम समझ गई गीतिका के मन में अभी भी बच्चों के लिए प्यार है। तब से जब भी बच्चे पार्क में खेलते तो वहाँ की सेविका गीतिका को उसी समय पार्क में ले जाती और उनके पीछे पीछे डॉक्टर कुसुम भी वहाँ आ जाती और गीतिका से बच्चों के बारे में बात करने की कोशिश करती रहती। कुछ समय बाद उनकी कोशिश रंग लाई। अब गीतिका ने धीरे धीरे उनसे बात करना शुरू कर दिया। तब एक दिन डॉक्टर कुसुम ने गीतिका से पूछा, तुम अपने बच्चों से मिलना चाहोगी? तब गीतिका ने हाँ में सिर हिला दिया। तो डॉक्टर कुसुम बोली, ठीक है, मैं उन्हें फ़ोन करके यहाँ आने को कहूँगी। उनकी बातें सुनकर पहली बार गीतिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर डॉक्टर कुसुम ने विकास को फ़ोन कर बच्चों के साथ संस्था में आने को कहा, पर डॉक्टर कुसुम को भरोसा नहीं था कि विकास बच्चों को लेकर आएगा या नहीं। फिर भी अगले दिन वो विकास का इंतज़ार कर रही थी, पर विकास नहीं आया और ना ही बच्चे आए। डॉक्टर कुसुम को अब गीतिका की बहुत चिंता हो रही थी। उन्होंने उससे कहा वह उसके बच्चों से उसकी मुलाकात करा देगी। वह सोच रही थी अब वह गीतिका से क्या बोले। जब शाम तक कोई नहीं आया तो गीतिका ने खुद ही डॉक्टर कुसुम से पूछ लिया, वह नहीं आए ना? मैं जानती थी कोई नहीं आएगा, उन्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर कुसुम बोली, अगर तुम जानती थी तो फिर क्यों मिलने के लिए इंतज़ार कर रही थी? गीतिका बोली, माँ हूँ ना, दिल के हाथों मजबूर हूँ। उसकी बातें सुनकर डॉक्टर कुसुम बहुत दुख हुआ कि इंसान कितना स्वार्थी होता है। जब मतलब निकल जाता है तो वह किसी को भी दूध में पड़ी मक्खी की तरह अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक देता है। गीतिका के साथ भी ऐसा ही हुआ था, पर एक डॉक्टर होने के नाते उन्हें सुकून भी था कि वह गीतिका का उपचार अच्छे से कर सकेगी और गीतिका जल्दी ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि गीतिका बोलने लगी थी जिसका उपचार करने में मदद मिलेगी। डॉक्टर कुसुम जानती थी जब तक गीतिका बात नहीं करेगी तो उसका उपचार संभव नहीं था, लेकिन अब वह बात करेगी तो वह उसके दिमाग की ग्रंथियों को सुलझा सकेगी, जिससे उसे ठीक होने में मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।